नमस्कार दोस्तों, हमारी जो मेवाड़ की सीरीज चल रही है उसमें अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बप्पा राहुल से लेके रतन सिंह तक चली आ रही थी राहुल शाखा, वो अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के आक्रमण में समाप्त हो जाती है और उसके बाद में एक नई शाखा आती है जिसका नाम था राणा शाखा। तो सिसोदा गाँव के सिसोदिया थे। तो हमीर 1326 के अंदर राणा हमीर पुनः मेवाड़ को प्राप्त करते हैं। एक सिंगोली का युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, जिसमें राणा हमीर विजय होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था हमीर के बाद में राणा छत्र सिंह या खेता के बारे में, जिनके काल से मेवाड़ और मालवा के मध्य और मेवाड़ और हाड़ौती के मध्य संघर्ष शुरू होता है। उसके आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का इतिहास। उनके बाद में है राणा लाखा या महाराणा लाखा, राणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें राणा लाखा भी कहा जाता है। राणा लाखा, इनका समय है 1382 से 1421 ईस्वी तक। तो राणा लाखा के काल में क्या हुआ था? सबसे पहले यह था कि जावर के अंदर एक जगह है उदयपुर जिले में, जावर के अंदर सिस्सा, जस्ता और चांदी की खानें निकली तो सबसे पहले यह कार्य हुआ था राणा लक्ष्य सिंह के समय में कि जावर एक जगह है उदयपुर जिले में, तो वहाँ पे सिस्सा, जस्ता और चांदी की खानें निकली थी। अब सिस्सा, जस्ता और चांदी की खानें निकली थी, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। और इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के अंदर मंदिर, महल, तालाब या कुंड तोड़े थे, उनका पुनर्निर्माण करवाया। यानी मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में अटैक किया था मेवाड़ के ऊपर, जब मेवाड़ के अंदर उसने जो मंदिर, महल या तालाब वगैरह जो भी इमारतें तोड़ी थी, उनका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? राणा लाखा ने। और राणा लाखा ने क्या किया कि एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी के मंदिर को एक गांव दान दिया था जिसका नाम है चीरवा गांव दान दिया और स्वर्ण मुद्राएं दान दी। या भेंट थी। चीरवा गांव और स्वर्ण मुद्राएं एकलिंग जी के मंदिर को भेंट की। ठीक है। और लाखा के काल में क्या काम हुआ था कि लाखा के काल में एक ये काम हुआ था, एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्चू बंजारा। पिच्चू या छितर, कहीं नाम इसका छितर मिलता है, कहीं पिच्चू या छितर बंजारा ने पिछोली गांव में एक झील बनवाई जिसका नाम है पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिच्चू या छितर बंजारे ने। कौन सी जगह पे? पिछोली गांव में, जो उदयपुर जिले में। किसके काल में? महाराणा लाखा के काल में। और इनके काल में एक क्या काम हुआ था? इनके काल में एक घटना यह हुई थी कि महाराणा लाखा ने हिंदुओं को गया, जो बिहार के अंदर है, प्रयाग और काशी, जो तीर्थ स्थल थे, उनको मुस्लिम शासकों से कर टैक्स मुक्त करवाया। तो महाराणा लाखा ने एक कार्य यह किया था कि प्रयाग, गया और काशी, जो मुस्लिम शासक हिंदू यात्रियों से वहाँ पे कर लेते थे, उन कर को कर मुक्त करवाया।
और इन्होंने क्या कार्य किया, एक घटना हुई थी, इनकी माता दो सोलंकी थी तो उनको सोलंकनी जी, सोलंकनी जी, तो राजमाता यानी राणा लाका की माता, ये क्या है कि द्वारिकापुरी तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो तीर्थ यात्रा पे गए तो वहां पे काठियावाड़ के काबा लुटेरों ने इनकी माता जी या इनके साथ में जो लोग थे उन्हें घेर लिया और लूटने का प्रयास किया। तो साथ में एक अंगरक्षक था जिसका नाम था सिंहदेव डोडिया। सिंहदेव डोडिया अपने दो पुत्रों के साथ में, एक पुत्र का तो नाम था कालू, दूसरे का नाम था धवल। सिंहदेव डोडिया अपने पुत्रों कालू और धवल के साथ में उन लुटेरों से युद्ध करता है, लुटेरों को भगा देता है, लेकिन स्वयं लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब सोलंकिनी जी यानी लाका की माता वापस मेवाड़ आती है तो अपने बेटे को सारी बात बताती है महाराणा लाका को, और तो महाराणा लाका इनके बड़े पुत्र धवल को सरदारगढ़ लावा की जागीर और रतनगढ़ और मसूदा गांव जागीर में देते हैं। सरदारगढ़ लावा के जो सामंत थे उन्हें उमराव कहा जाता था, और ये प्रथम श्रेणी के सरदार थे। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं शुरू से कि राणा लाका या लख सिंह का काल है जो है 1382 से 1421। इनके काल में सबसे पहले क्या हुआ, एक घटना घटित हुई कि जावर के अंदर शीशा जस्ता और चांदी की खानें निकली, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के अंदर मंदिर वगैरह तोड़े थे उनका पुनर्निर्माण करवाया, मंदिरों का, तालाबों का, कुंडों वगैरह का। और इनके काल में एक घटना और घटित हुई थी कि एक पिच्चू या छितर नाम का एक बंजारा था जिसने मेवाड़ के अंदर पिछोली गांव में एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है पिछोला झील। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं पे जो कर लगता था, मुस्लिम शासक कर लेते थे गया, प्रयाग या काशी जाने वालों से, तो उनको कर मुक्त करवाया था, हिंदुओं को कर मुक्त करवाया था। अच्छा, इन्होंने चीरवा गांव और स्वर्ण मुद्राएं दान दी थी या भेंट की थी एकलिंग जी के मंदिर को। और इनके काल में एक घटना हुई थी कि इनकी माता सोलंकनी जी जो राजमाता थी वो द्वारकापुरी तीर्थ यात्रा पे गई थी, तो काठियावाड़ के लुटेरों ने उनको घेर लिया तो और लूटने का प्रयास किया। तो उनके साथ में एक अंगरक्षक था जिसका नाम था सिंहदेव डोडिया, वो अपने दो पुत्रों के साथ में कालू और धवल के साथ में उनसे लड़ता है, वो खुद स्वयं लड़ता हुआ वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाता। जब सोलंकी जी वापस मेवाड़ आई तो अपने पुत्र को सारे वृत्तांत बताया। तो लाका ने क्या किया कि सिंहदेव डोडिया के बड़े पुत्र धवल को सरदारगढ़ लावा का ठिकाना और साथ में दो गांव दिए जिसका नाम था रतनगढ़ और मसूदा, जो इनकी उपाधि थी इन सामंतों की उमराव, और ये मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के जागीरदार थे। हाल में एक घटना घटित हुई कि मंडोर, इन्होंने मंडोर की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था। हंसाबाई से विवाह किया था। तो इन्होंने हंसाबाई से विवाह किया था। तो इनके बड़े पुत्र चुंडा सिसोदिया ने राजगद्दी का त्याग कर दिया। इस कारण से चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो पूरी घटना यह हुई थी कि महाराणा लाका ने मंडोर की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था। तब चुंडा सिसोदिया जो महाराणा लाका का ज्येष्ठ पुत्र था, उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी का त्याग कर दिया, इसलिए उनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता। तो ये हुआ था कि मंडोर का शासक था चुंडा राठौड़, राव चुंडा राठौड़। ये है जो चुंडा सिसोदिया। तो मंडोर का शासक राव चुंडा राठौड़ अपनी पत्नी जो मोहिल
पत्नी थी जिसका नाम किशोरी देवी था, उनके प्रभाव में आके अपने छोटे पुत्र कान्हा को मंडोर का अगला नेक्स्ट शासक घोषित कर देते हैं। तो इनका बड़ा पुत्र होता है चुंडा का, जिसका नाम था रणमल। ये क्या करते हैं कि रणमल को जोधपुर की जागीर दे देते हैं और अपने छोटे पुत्र कान्हा को मेवाड़ मंडोर का शासक घोषित कर देते। तो रणमल क्या करता है कि अपनी बहन हंसाबाई और 500 साथियों के साथ में मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आने के बाद में लाका इनको 40 गांव के जागीरी देता है और मेवाड़ के अंदर ही रखता है। एक दिन की बात है कि रणमल अपनी बहन हंसाबाई के विवाह के लिए राज दरबार में नारियल बेचता है। तो राणा लाका बैठे हुए होते हैं और वो हंस के कहते हैं कि ब्याह के नारियल तो जवान लोगों के लिए, युवा के लिए आते हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे लिए कौन नारियल लेकर आए। तो राज दरबार में उपस्थित सारे लोग हंसने लगते हैं। इनका ज्येष्ठ पुत्र चुंडा भी वहीं होता है, उसे बुरा लगता है और वो कहता है कि ये जो विवाह का नारियल है ये मेरे पिता लाखा के लिए है और ये मैं विवाह नहीं करूँगा हंसाबाई से, और हंसाबाई का विवाह मेरे पिता लाखा से करवा दे। तो रणमल होता है, या रणमल एक बात कहता है कि हंसाबाई का विवाह लाका से कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो अगला शासक होगा मेवाड़ का, वो हंसाबाई से जन्म लेने वाला पुत्र होगा, चाहे वो भले चुंडा से छोटा है, लेकिन वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो हंसाबाई का विवाह लाका से कर दिया जाएगा। तो चुंडा सिसोदिया कहता है कि मुझे मंजूर है, और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, पुत्र उत्पन्न होगा, वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, और मेरे कोई भी वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पे अपना दावा पेश नहीं करेंगे। इस कारण से इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जैसे महाभारत काल के अंदर क्या हुआ कि एक राजा हुआ जिसका नाम था शांतनु। शांतनु के क्या हुआ कि एक पत्नी थी जिसका नाम था गंगा। शांतनु और गंगा के एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। ठीक है। शांतनु क्या एक बार तालाब पे स्नान करने जाते हैं, वहां पे एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखते हैं जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती या मत्स्यगंधा, इसका नाम सत्यवती या मत्स्यगंधा होता है। शांतनु जाके उनसे विवाह की बात करते हैं, तो सत्यवती के जो पिता होते हैं वो मना कर देते हैं और शांतनु से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे जब कर सकता हूं कि आपका जो पुत्र है देवव्रत, वो अगला शासक नहीं बने, और जो सत्यवती से जो संतान उत्पन्न हो वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठे। तो देवव्रत होते हैं वो सत्यवती के पिता जो मछुआरा होता है उसके पास में जाते हैं और वहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं या मेरी संतान कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पे दावा पेश नहीं करेंगे। तो इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण इन्हें भीष्म कहा जाता है। भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इस कारण से इनको देवताओं ने भीष्म कहा था। वैसे कि वैसी प्रतिज्ञा मेवाड़ के अंदर चुंडा सिसोदिया ने ली थी, इस कारण से इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये घटना हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि महाराणा लाका ने चुंडा सिसोदिया को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। वो विशेष अधिकारों के बारे में बता देता हूं आपको। कुछ विशेष अधिकार दिए थे। एक तो मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए थे। कौन कौन से? एक तो सलूम्बर, एक बेगू जो चित्तौड़ के अंदर है, एक देवगढ़ जो राजसमंद के अंदर है, और एक आमेट। ये प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए थे। प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए थे किन्हें? चुंडा जी सिसोदिया को। ये विशेषाधिकार दिए गए। और क्या विशेष अधिकार था? एक तो ये हो गया। एक ये विशेष अधिकार दिया गया कि भविष्य के अंदर सलूम्बर है वो चुनावों का पार्टी ठिकाना होगा। ठीक है। एक विशेष अधिकार ये दिया गया था
कि मेवाड़ का जो शासक बनेगा, राणा बनेगा या महाराणा बनेगा, उसका राज तिलक का निर्णय सलूम्बर के रावत चुंडा के वंशज लेंगे। ठीक है, ये एक विशेष अधिकार ये था। एक विशेष अधिकार ये था कि सलूम्बर का सामंत सिक्के डाल सकता है। एक विशेष अधिकार यह था कि सलूम्बर का जो सामंत है वो सिक्के डाल सकता है। और इनको क्या विशेष अधिकार दिया था, यहां लिख देता हूं। एक ये विशेष अधिकार दिया गया था कि मेवाड़ में कोई निर्णय होगा, जैसे संधि हो गई या समझौता होगा या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा या पत्र होगा, पत्र पर सलूम्बर का जो रावत है वो अपने भाले का निशान लगाएगा, का चिन्ह लगाएगा, यानी कि जो सलूम्बर का रावत है उसके भी हस्ताक्षर हो गए। ठीक है। छठा ये विशेष अधिकार दिया गया था कि हरावल में रहने का अधिकार चुंडावतों को दिया गया था। एक विशेष अधिकार यह था कि जब राणा मेवाड़ से बाहर होगा, राणा या महाराणा जब मेवाड़ से बाहर होगा तो राजकार्य संभालने का अधिकार चुंडावत जो सलूम्बर के रावत को होगा। ठीक है। एक आठवां अधिकार और था, वो ये था कि आठवां एक अधिकार और दिया कि ठाट पाट बांजगढ़, इसका अर्थ यह होता है कि ठाट का मतलब तो होता है राज या राज करना, शासन करना। पाट का मतलब होता है अधिकार, यानी ठाट पाट का अधिकार है वो तो रहेगा मेवाड़ के महाराणा के पास में। महाराणा के पास में, यानी सरल भाषा में ये कहा जाए तो कोई ठाट पाट का, यानी कि जो शासक बनेगा वो तो बनेगा महाराणा का वंशज, और भाजगढ़ यानी राज्य प्रबंध का जो कार्य है वो रहेगा सलूम्बर के चुंडावतों के पास में, यानी ठाटपाट है, राज्य अधिकार है वो तो रहेगा महाराणा के वंशजों के पास में, और जो भांजगढ़ यानी जो राज्य प्रबंध का कार्य है वो रहेगा सलूम्बर के चुंडावतों के पास में। तो एक मेवाड़ के अंदर एक कहावत कही जाती थी कि मेवाड़ की जो भांजगढ़ है वो सलूम्बर के चुंडावतों के पास। इनके काल में एक घटना हुई थी, नकली बूंदी का गढ़। एक घटना ये हुई थी, नकली बूंदी का गढ़ या बूंदी का किला। तो यह हुआ था कि महाराणा लाका के पिता महाराणा छत्र सिंह या महाराणा खेता, जो बूंदी दुर्ग को प्राप्त करने के दौरान युद्ध में लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, मर जाते हैं। जो लाका होता है वो आवेश में आके सौगंध लेते हैं कि मैं जब तक बूंदी के दुर्ग को नहीं जीतूंगा जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो जो सामंत वगैरह होते हैं वो समझाते हैं कि इतना जल्दी इतने कम समय में बूंदी के दुर्ग को जीतना असंभव है और आप भोजन कर लीजिए या अन्न जल कर लीजिए। तो उस सौगंध को रखने के लिए क्या करते हैं कि एक नकली बूंदी का दुर्ग बनाते हैं। ठीक है, एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं जो नकली, और एक दुर्ग बनवाते हैं और क्या करते हैं कि एक युवक होता है जो मेवाड़ के अंदर नौकरी कर रहा होता है, वो कुंभा हड्डा
यानी हड्डा राजपूत होता है वो, और बूंदी का जो दुर्ग है वो भी हड्डा शासकों के साथ में था। तो कुंभा हड्डा या कुंभकर्ण हड्डा, कुंभा हड्डा को क्या करते हैं कि इस दुर्ग के पास में 300 सैनिकों के साथ में नियुक्त करते हैं। 300 की सेना देके यहाँ पे इसको रक्षक के तौर पे इसे नियुक्त करते हैं, और कहते हैं कि जब महाराणा लाका आए बूंदी का दुर्ग जीतने के लिए, जब तुम बिना लड़े ये दुर्ग उन्हें दे देना, उनका अधिकार हो जाएगा और उनकी सौगंध रह जाएगी और वो अंजल ग्रहण कर सकेंगे। तो कुंभा हड्डा कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं जब तक बूंदी का किला दूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा। जो सैनिक होते हैं मेवाड़ के या सेनापति होता है उसको यही लगता है कि मजाक कर रहा है, और लाखा लक्ष्य सिंह अपनी सेना लेके यहाँ जाते हैं नकली दुर्ग के पास में, और कुंभा हड्डा युद्ध करता है। युद्ध करता हुआ सभी जो मेवाड़ के सैनिक होते हैं उन्हें मार देता है और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य सिंह को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। और कुंभा हड्डा के मरने के बाद में इस नकली बूंदी के गढ़ पे, जो नकली बूंदी का गढ़ था, नकली गढ़ पे राणा लाका का अधिकार होता है। तो इसके लिए एक दुआ भी है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिन गोण घोर घमसान, सिर टूटिया बिना किम फिरे असल गढ़ पे आण। यानी कि जो नकली गढ़ था वो भी बिना घोर घमसान के नहीं दिया, तो जो असल गढ़, असली जो बूंदी का दुर्ग है वो बिना सुर टूटे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में इनके काल में एक घटना हुई थी कि 1398 के अंदर तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो महाराणा लाका थे। ठीक है, लाका थे। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है, कोई एग्जाम में पूछ ले तो, कि जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया था या भारत पे आक्रमण किया था, मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक लाका था। ठीक है। इनके दरबार के अंदर 2 संस्कृत के विद्वान थे, एक का नाम था जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट, एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने जोटिंग भट्ट को तो एक गांव दान दिया था, पीपली गांव मेवाड़ के अंदर, और धनेश्वर भट्ट को पंच देवालय, ये 2 गांव ध्यान दिए थे दोनों को। इनके काल में तुगलक सुल्तान फिरोज तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और फिरोज तुगलक हार गया था, महाराणा लाका की जीत हुई थी। ठीक है, चलो ये बात हुई थी। एक तो नकली गढ़ वाली बात है। 1398 में मेवाड़ पर 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा लाका थे। इनके दरबार में 2 संस्कृत के विद्वान थे, एक तो जोटिंग भट्ट और एक धनेश्वर भट्ट। तुगलक सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक, उसने मेवाड़ पर अटैक किया था। उस टाइम महाराणा लाका थे और युद्ध हुआ था बदनौर के पास में, बदनौर के पास में युद्ध हुआ था और महाराणा लाका विजय हुए थे। ठीक है, चलो ये